आने को है, नया जो है फाइनेंशियल ईयर शुरू होने को है। IMF के प्रोग्राम में अभी हुकूमत जा रही है, तो मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि पाकिस्तान की आवाम के लिए इसमें कोई रिलीफ हो, पाकिस्तान की आवाम के लिए इसमें आसानियां हो और आने वाले जो दिन हैं वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। बहुत सारे असीरान हैं हजारों की तादाद में जो बेगुनाह आज भी कैदोबंद की सोबत बर्दाश्त कर रहे हैं। आज साल से ऊपर गुजर गया 9 मई के वाक़ये को हुए में, लेकिन अभी भी उनके खिलाफ जो है कोई एविडेंस नहीं लाया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में ये कहा था कि जिनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है या जो बेगुनाह है उनको जो है फौरन रिहा करना चाहिए। तो उम्मीद है कि वज़ीर आज़म उसको अमली जामा पहनाएंगे और वो हजारों असीरान जो आज अपने घरों से महरूम, अपने खानदान से महरूम, जिन्होंने रोजे जो है पाबंद सिलासिल रखे, आज ईद पे अपने घर वालों को नहीं मिल सक रहे, उनके लिए भी अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। जहां मैं हजारों असीरान की बात कर रहा हूं तो वहां मैं बिलखसूस 2 की बात करूंगा। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ऐलान किया कि इस ईद के मौके पे जितने भी पाकिस्तान के जेलों में कैदी हैं उनको अपने खानदानों को मिलने का मौका मिलेगा। मेरे समझने में एक खुशाइन चीज थी और हमारे दिल में भी एक खुशी की लहर दौड़ी कि क्योंकि हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, शायद हमारे साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो बाकी पाकिस्तान के शहरियों के साथ किया जाता है, लेकिन हमेशा की तरह दोहरा मियार रहा। और जब मैंने अडियाला जेल के हुकाम से राब्ता किया, सुपरिटेंडेंट से राब्ता किया, तो मुझे जवाब मिला कि ये आम शहरियों के लिए हुक्म अदा किया गया है, ये शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के ऊपर लागू नहीं होता। बहुत अच्छा होता कि उन पे भी लागू होता और उनको भी अपने खानदान के साथ मिलने का मौका मिलता। मैं जहां पे ये बात कर रहा हूं वहां पे ये भी कहूंगा कि, और जितने शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए वो कम है, कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई और कहा गया कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर उनको हम ईद की नमाज नहीं पढ़ने दे सकते। पहले सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर 2 हफ्ते तक उनकी विजिटेशन राइट्स को बंद किया गया, उनके बुनियादी हकूक को सलब किया गया और ये भी हकूक की सलबी की एक और कड़ी है कि आज ईद की नमाज जो कि हर मुसलमान पढ़ता है, हर मुसलमान जाकर पढ़ता है, आप और हम जो है नए जोड़े पहन के जो है ईद के आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो उनको जेल में भी ईद की नमाज ना पढ़ने दी गई। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि अलहदा उनको नमाज पढ़ा दें। क्या ही सिक्योरिटी कंसर्न हो सकती है। अडियाला जेल जो कि पाकिस्तान का मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है, उसके अंदर वो पाबंद सिलासिल है, वहां पर अगर आप उनको साइड पर नमाज पढ़ा देंगे या सिक्योरिटी के हिसार के अंदर नमाज पढ़ा देंगे तो कम से कम वो अपना ये फर्ज जो है वो पूरा कर सकेंगे। नीयत होती तो मेरे समझने में ये किया जा सकता था, लेकिन ये ना किया गया। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और जहां रिकन्सिलिएशन की बात होती है, मफाहमत की बात होती है, वहां पर कम से कम ये छोटे छोटे अल्लाह ताला हमें मौके देता है करीब आने के या रंजिशों को मिटाने के, लेकिन ये उन मौकों को भी इस्तेमाल नहीं करते और उनमें उन दूरियों में इजाफा पैदा करते हैं। मैं आज ईद के मौके पे तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, दीन इस्लाम की खैर फरमाए और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये ईद एक खुशी का बायस बने और आने वाले दिन जो है वो सबके लिए बेहतर हो। अच्छा ज़ैन साहब, गिलानी खानदान एक दफा फिर इक़्तिदार में और कल चेयरमैन सेनेट बने यूसुफ रजा गिलानी साहब, क्या मैसेज देंगे, उन्हें मुबारकबाद देंगे? 2 बातें हैं। पहली बात तो जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, मेरे समझने में वो गैर आईनी तरीके से किया गया है। उसकी मैं वजह बताता हूँ। हम सेनेट ऑफ पाकिस्तान को हाउस ऑफ द फेडरेशन कहते हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की वफाक का अलामत है। जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की एक इकाई का, एक पूरे यूनिट का, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा ही नहीं होगा, तो जिस मकसद के लिए सेनेट बनाया गया वो मकसद फौत हो जाता है। बहुत बेहतर होता कि हम पहले हाउस को कंप्लीट कर लेते, पहले खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान को हलफ उठवा लेते और फिर ये इलेक्शन करा लेते। इस इलेक्शन के नताइज में फर्क नहीं पड़ना था। जो आज चेयरमैन बने हैं, डिप्टी चेयरमैन बने हैं, कल भी इन्होंने ही बनना था।
لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر بہتر انداز سے کام کر لیا جائے تو جو دل میں ایک خلش رہ جاتی ہے وہ کم از کم پوری ہو جاتی ہے. چیئرمین سینٹ وہ بنے ہیں، ٹھیک ہے، میرے سمجھنے میں تو فارم 47 میں وہ ایم این اے پہلے بنے تھے، اس کے بعد آج وہ اسی طریقے سے چیئرمین سینٹ بھی بن گئے. اللہ تعالیٰ انہیں مبارک کرے، اللہ تعالیٰ انہیں اس ملک اور قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عہدہ سونپا ہے. آج اگر پاکستان کا صدر ملک سے باہر ہو تو ایکٹنگ پریزیڈنٹ چیئرمین سینٹ ہوتا ہے. ایک بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ کرے وہ اس ذمہ داری پہ پورا اتر سکے. اور جو پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے، جو ہمارا مینڈیٹ چرایا ہوا ہے، جو جس چرائے ہوئے مینڈیٹ کے وہ خود بینیفیشری ہیں، وہ اس کے لیے آواز بلند کر سکے. اور آج بھی 80 سے زائد ایسی سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں جن پہ ہمارے سمجھنے میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو ہونا چاہیے تھا. آج بھی دیکھیں دورہ معیار پھر وہیں پہ آ گیا کہ خیبر پختونخوا کے اندر آپ نے الیکشن نہیں کرایا کیونکہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں تھا. چند ریزرو سیٹس کی وجہ سے کے پی کے کا سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا، لیکن چیئرمین سینٹ کا ڈپٹی چیئرمین کا آپ نے الیکشن کرا دیا ہے ایک پوری صوبے کی نمائندگی کے بغیر. تو یہ ہے وہ دورہ معیار جس سے، جو میں نے پہلے عرض کیا، دوریوں میں اضافہ ہوتا ہے اور جو مفاہمت کی باتیں ہیں وہ پھر صرف باتیں لگتی ہیں، اس کو عملی جامہ مجھے لگتا ہے ان کی نیت نہیں ہے. اچھا، آپ پارلیمانی لیڈر ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر اختلافات ہیں وہ کھل کر دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ پبلک ہو رہے ہیں اختلافات، تو پارٹی اندر سے کتنی تقسیم دیکھ رہے ہیں؟ دو باتیں ہیں. پہلی بات تو پارٹی جو ہے اس میں بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے، پارٹی متحد ہے. عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم سب ایک ہی مشن کے اوپر نکلے ہوئے ہیں. جہاں تک ہے ڈفرینس آف اوپینین کا، وہ ہر جماعت میں ہوتا ہے اور میرے نزدیک ڈفرینس آف اوپینین اچھا ہے. ڈفرینس آف اوپینین سے صرف یہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر پٹواری نہیں بیٹھے، یہاں پر پاکستان کے منتخب نمائندے بیٹھے ہیں جو اپنی آراء رکھتے ہیں اور اپنی رائے دینے کا حق بھی رکھتے ہیں، اور ان کو ایسا پلیٹ فارم مہیا گیا ہے جہاں وہ رائے دے سکیں. جب ان کی رائے آ گئی